सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम हमारे मैराथन क्लास का अगला पार्ट नंबर 3 लेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान के टॉप मोस्ट 250 प्लस प्रश्न। विद्यार्थियों, जो ये प्रश्न हैं, ये प्रश्न रीट के लिए, पटवार के लिए, पुलिस, एसएससी, रेलवे, आरबीएससी, सीबीएसई सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हम ऑप्शनल प्रश्न जरूर लेके आए हैं, लेकिन इन ऑप्शनल प्रश्नों के अंदर भी विद्यार्थियों बहुत सारी विस्तृत जानकारी मैंने देने का प्रयत्न किया है। चलिएगा, हम इस वीडियो को आरंभ करते हैं, प्रश्नों को लेते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 51वां प्रश्न है कि किन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो कि 51 नंबर पे हमने रखा है, 51 पे। किन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निम्न रक्तचाप वाले रोगियों को, दूसरा ऑप्शन है उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को, तीसरा ऑप्शन है क्वार्शियोर रोगियों को और चौथा है कैंसर रोगियों को। यहां पर आपको यह बताना है कि पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम को यहां पे के लिखेंगे, पोटेशियम जिसका लैटिन नाम कैलियम होता है, पोटेशियम युक्त भोजन किसको करना चाहिए। तो यहां पे आप बताओगे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर दोगे। जो उच्च रक्तचाप वाले रोगी होते हैं उनको किसका सेवन करना चाहिए, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए किसको, जो उच्च रक्तचाप के रोगी होते हैं। चलिए हम आगे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा श्वसन अंग द्वितीयक श्वसन अंग के तौर पे कार्य करता है। हमने यहाँ पे बात की है द्वितीयक श्वसन अंग की। द्वितीयक श्वसन अंग, द्वितीयक श्वसन अंग से पहले कौन सा आएगा, प्राथमिक श्वसन अंग। प्राथमिक श्वसन अंग जो हमारा मुख्य श्वसन अंग कहलाता है, वो विद्यार्थियों क्या होता है, वो होता है नासिका। क्योंकि हम नासिका के द्वारा मुख्य रूप से जो है वो श्वास को ग्रहण करते हैं। जो श्वास कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है तथा भोजन के ऑक्सीकरण के अंदर काम में आती है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाती है द्वितीयक श्वसन अंग की, ये तो हो गया प्राथमिक श्वसन अंग। अगर द्वितीयक श्वसन अंग की बात की जाती है तो वहां पे विद्यार्थियों अपना आंसर रहेगा मुख। क्या रहेगा, मुख रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन में नासिका प्राथमिक श्वसन अंग, जो कि गलत होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मुख यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है। नेफ्रॉन कहलाती है क्या स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं। नेफ्रॉन यहाँ पे किसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की होती है। मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यहां पे मैं लिख रहा हूं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। लेकिन हमको किसका पूछा है? श्वसन तंत्र का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके लिए गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है न्यूरॉन। न्यूरॉन स्टूडेंट्स किसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है? तो न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की, नर्व सिस्टम की, नर्व
सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन का एक दूसरा नाम है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कुपिकाएं, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जो कि मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और हमारा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी कुपिकाएं या फिर एल्वियोलाई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वर यंत्र कितने प्रकार की उपास्थियों से बना होता है? स्वर यंत्र की बात की जा रही है। ये जो स्वर यंत्र होता है, इसको थोड़ा समझिए। इस स्वर यंत्र के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं स्वर रज्जु, जिसे इंग्लिश में वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जो ये स्वर यंत्र हैं, यहाँ पर इसकी अगर उपास्थियों की बात की जाती है तो टोटल यहाँ पे उपास्थियाँ होती है 9 प्रकार की। 5 गलत हैं, 12 गलत हैं, 20 गलत हैं, टोटल 9 प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं। कितनी उपास्थियाँ पाई जाती हैं? 9 प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो इसमें स्वर रज्जु होते हैं, इसके अंदर विद्यार्थियों पतली पतली झिर्रियाँ होती हैं, जिससे कि हम अलग अलग आवाज़ें निकाल पाते हैं। तो ये तो बात होगी स्वर यंत्र की, जिसमें कितनी उपास्थियाँ होती हैं, तो कुल मिलाकर इसके अंदर 9 उपास्थियाँ होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन निर्धारित करता है कि भोजन नली में जाए तथा श्वास नली में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कंपटीशन एग्जाम का बहुत ही चहेता प्रश्न कहा जाने वाला ये प्रश्न है कि भोजन नली में जाए और श्वास नली में जाए, ये कौन निर्धारित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 4। पहला स्वर यंत्र का, इसका काम स्वर यंत्र से भी आप समझ चुके होंगे, ये तो आवाज निकालने का काम करेगा। इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि भोजन नली में जाए और श्वास नली में जाए। इस स्वर यंत्र के ऊपर की तरफ, इस स्वर यंत्र के ऊपर की तरफ एक ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन को विद्यार्थियों एपिग्लोटिस कहते हैं। जो ये स्वर यंत्र है, इस स्वर यंत्र के ऊपर की तरफ एक ढक्कन पाया जाता है, और इस ढक्कन को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। इस ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं, और ये एपिग्लोटिस ही निर्धारित करता है कि भोजन नली में जाए और श्वास किस में जाए? श्वास नली में जाए। नासिका गलत है, इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी एपिग्लोटिस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56, बाएं फेफड़े में कितने खंड पाए जाते हैं? विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ये हमारा शरीर है, ये शरीर का बायां हिस्सा है, ये शरीर का दायां हिस्सा है। हमको किसका पूछा है? बाएं का पूछा है। इसका मतलब हमको इस वाले फेफड़े की संरचना के बारे में बात करने को कहा है। बाएं फेफड़े में कितने खंड यानी भाग, कितने खंड पाए जाते हैं? तो इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर विद्यार्थियों कितने खंड होते हैं? तो यहाँ पे ऑल ओवर कितने खंड होंगे? यहाँ पे 2 खंड होंगे। 2 खंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आ रहे हैं। तो 56वें प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 खंड होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, बाएं फेफड़े की बात की जाए तो बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्रश्न थोड़ा चेंज कर दिया जाए, बाएं की जगह दाएं लिख दिया जाए, बाएं की जगह क्या लिख दिया जाए? दाएं लिख दिया जाए कि दाएं फेफड़े में कितने खंड पाए जाते हैं, तो वहां पर आप कर दोगे 1, 2 और 3, यानी कि दाएं फेफड़े के अंदर टोटल 3 खंड पाए जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बाएं में 2, दाएं में 3, बिल्कुल आसानी से आपको ये याद रख लेना है।
प्रश्न संख्या 57, ये भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित एक क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक फेफड़े में लगभग कितनी कुपिकाएं यानी कि एल्वियोलाई होती हैं। कितनी कुपिकाएं यानी कि एल्वियोलाई होती हैं। कितनी एल्वियोलाई या कुपिकाएं होती हैं प्रत्येक फेफड़े में। हमने पढ़ा ये श्वास नली है और ये श्वास नली आगे जाके किसमें खुलती हैं, आगे जाके ये श्वसनिया में खुलती हैं और ये श्वसनिया जो है किसमें खुलती है, फेफड़ों में इस प्रकार से खुलती है। मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं इस प्रकार के। ये विद्यार्थी जो फेफड़े हैं, ये एक फेफड़ा हो गया, ये दूसरा फेफड़ा हो गया। इस एक फेफड़े के अंदर टोटल कितनी एल्वियोलाई होती हैं, इस एक फेफड़े में कितनी एल्वियोलाई होती हैं, उसके बारे में बात करने को कहा गया है प्रत्येक फेफड़े में। तो प्रत्येक फेफड़े में विद्यार्थियों 10 मिलियन नहीं होती, 20 मिलियन नहीं होती, 40 मिलियन नहीं होती, होती कितनी है, 30 मिलियन होती है। इस फेफड़े में भी विद्यार्थियों होगी 30 मिलियन कुपिकाएं। इस फेफड़े में भी होगी कितनी मिलियन कुपिकाएं, 30 मिलियन कुपिकाएं। अगर हम कुपिकाओं की बात करते हैं तो मनुष्य के श्वसन तंत्र की यह संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि कुपिकाओं या एल्वियोलाई में क्या पाई जाती हैं। कुपिकाओं या एल्वियोलाई में क्या पाई जाती हैं। ऑप्शन में है उपकला, ए उपकला जो कि गलत होगा, बी शल की उपकला है जो बिल्कुल सही उत्तर है, शल की उपकला बिल्कुल सही उत्तर है। उपास्थि छल्ले ये तो किसमें होते हैं भाई, ये तो श्वास नली में होते हैं। कुपिकाओं में कहाँ से आ गए, ये तो श्वास नली में हो गई। उत्तर हमने दे दिया, इसलिए डी का कोई मतलब नहीं है। कुपिकाओं या एल्वियोलाई में क्या पाई जाती हैं, शल की उपकला पाई जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट में डाल देना कि जो कुपिकाएं हैं वो किसकी बनी होती हैं, कुपिकाओं में क्या पाई जाती हैं, तो शल की उपकला पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक और अच्छा प्रश्न, यकृत यानी कि लिवर, लिवर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है। लिवर की, यकृत यानी कि लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती हैं, वृक्क नलिकाएं कहलाती हैं क्या, बिल्कुल नहीं। वृक्क नलिकाएं किससे संबंधित हैं, वृक्क से संबंधित हैं। वृक्क के अंदर क्या होते हैं, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं वृक्क नलिकाएं और इसके साथ में ही होती हैं बोमेन संपुट और इसके साथ में होती है संग्रह नलिका, तो वो तो नेफ्रॉन का पार्ट हो जाते हैं, यानी कि वृक्क नलिका इससे संबंधित नहीं है। शुक्र जनन ये जनन तंत्र से संबंधित है, यकृत से इसका कोई लेना देना नहीं है। यकृत पालिकाएं यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जो यकृत पालिकाएं होती हैं वो यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। यकृत पालिकाएं, यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको हम समझते हैं। ये लीजिए रक्त, रक्त को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है इसका प्लाज्मा भाग और दूसरा इसका होता है कणिका भाग। एक हो गया प्लाज्मा भाग और दूसरा हो गया कणिका भाग। अब अगर हम इस प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये प्लाज्मा होता है द्रव्य अवस्था में, और अगर हम इस कणिका की बात करते हैं तो ये होती है स्टूडेंट्स ठोस भाग में। प्रश्न क्या पूछा है, रक्त या रुधिर, रक्त या रुधिर, ध्यान देना, रक्त या रुधिर
का द्रव्य भाग क्या कहलाता? हमको किसका पूछा है? द्रव्य भाग का पूछा है। और हमने यहाँ पे द्रव्य भाग किसको बताया है? प्लाज्मा को बताया है। तो सीरम, लसिका, इसका कोई मतलब नहीं, अपना उत्तर यहाँ पे आ गया सीधा का सीधा प्लाज्मा, जो कि इस प्रश्न के लिए एकदम करेक्ट उत्तर है। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता कि रुधिर का ठोस भाग, रुधिर का ठोस भाग क्या कहलाता है, तो वहां पे आप उत्तर किसका दे देते? ठोस भाग तो भाई कणिका है, लेकिन द्रव्य भाग प्लाज्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? एक जो नॉर्मल यानी कि एक सामान्य व्यक्ति, एक हेल्थी व्यक्ति, हेल्थी और एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, उसके अंदर टोटल कितना ब्लड पाया जाता है, इसकी बात कही जा रही है। तो एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है? ध्यान से देखना, यहाँ पे हम वापस से इस प्रश्न को समझने वाले हैं। पहले हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा? रक्त लिखा। रक्त को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा, एक तो प्लाज्मा और दूसरा कणिका। इसको हमने कहा द्रव भाग, द्रव्य भाग, और इसको हमने कह दिया ठोस भाग। स्टूडेंट जो यहाँ पे हमने कणिका को लिखा है, अगर हम इस आगे इस कणिका की बात करते हैं तो इस कणिका को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 हिस्सों में। एक इसका हिस्सा होता है WBC, RBC, और एक होता है बिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, बिंबाणु या इसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। यहाँ पर जो WBC है, इसका विद्यार्थियों कभी कभी हमको स्पेशल नाम पूछा जाता है। तो WBC का जो स्पेशल नाम होता है वो स्टूडेंट्स होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अगर RBC का पूछा जाता है तो RBC का विद्यार्थियों होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। और अगर बिंबाणु का स्पेशल नाम पूछा जाता है तो इसका स्पेशल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ध्यान से देखना, अब रक्त कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 भागों में, प्लाज्मा और दूसरा कणिका। प्लाज्मा को हम द्रवीय भाग कहते हैं, कणिका को ठोस भाग कहते हैं। कणिका को आगे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, WBC, RBC और बिंबाणु। WBC का स्पेशल नाम ल्यूकोसाइट, RBC का स्पेशल नाम इरिथ्रोसाइट, बिंबाणु का स्पेशल नाम थ्रोम्बोसाइट। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को देखिए, निम्न में से किसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है? तो ध्यान देना, यहाँ पर जो ये ल्यूकोसाइट है वो तो किसको कहा जा रहा है भाई? WBC को कहा जा रहा है। तो WBC का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। इस प्रश्न का उत्तर WBC होगा। RBC को क्या कहेंगे? इस RBC को इरिथ्रोसाइट कहेंगे, इस प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। सामान्यतः RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल पूछा है, RBC का जीवन काल पूछा है, कितना होता है? ऑप्शन में है 4 ऑप्शन। 50 दिन नहीं होता, 100 दिन नहीं होता, 150 दिन भी नहीं होता। इसका उत्तर होता है 120 दिन। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। अगर हम इस RBC के निर्माण की बात करते हैं तो वयस्कों के अंदर जो RBC का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। लेकिन अगर प्रश्न घुमा के पूछा जाए, अवस्था होती है भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था के अंदर इस RBC का निर्माण कहाँ होता है?
तो भ्रूणावस्था में इसका निर्माण होता है प्लीहा के अंदर। प्लीहा के अंदर, या इसी को कहते हैं स्प्लीन। प्लीहा या स्प्लीन के अंदर किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन जब वयस्कावस्था आती है, जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वहाँ पर उसका निर्माण होगा अस्थि मज्जा के अंदर, और अंत में जो इसका कब्रिस्तान होता है वो प्लीहा ही कहलाता है, क्योंकि आरबीसी जो नष्ट होती है वो प्लीहा में होती है, जो जब व्यक्ति वयस्क होता है। और जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में कणिकाएं कुल कितना प्रतिशत होती हैं? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। वापस से हम उसी दौड़ में आते हैं। ये रक्त है, रक्त के दो भाग हो गए, एक हमने प्लाज्मा लिख दिया और दूसरा हमने कणिका लिख दिया। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें इस प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा 55% होता है, और अगर कणिका की बात करें तो कणिका 45% होती है। ये कणिकाएं ठोस होती हैं जो इस तरल के माध्यम से आगे संचरित होती हैं। इसका परिसंचरण जो है वो इस तरल प्लाज्मा के माध्यम से होता है। कणिका ठोस अवस्था में होती है, इसका परिसंचरण किसके माध्यम से होता है? इस प्लाज्मा के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे हमको प्रश्न में क्या पूछा है? कणिकाओं का कुल प्रतिशत पूछा है। कणिकाओं का कुल प्रतिशत पूछा है, तो कणिकाओं का कुल प्रतिशत हो जाएगा 45%। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीसी कुल रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत होती हैं? देखिए, अभी हमने पढ़ा था कणिकाएं, जो कि कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती हैं। इस कणिकाओं को हमने कितने भागों में पढ़ा? 3 में। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा बिंबाणु या प्लेटलेट्स। बिंबाणु या प्लेटलेट्स। अब स्टूडेंट्स इस चीज की गहराई को समझना, कणिकाएं जो है वो कुल ब्लड का कितने प्रतिशत भाग हो गई थी? 45%। अब जो ये 45% है, ये अपने आप में कितना होगा? ये अपने आप में स्टूडेंट 100% होगा कि नहीं होगा? भाई कणिकाएं अपने आप में कितनी होगी? 100%। हर कोई अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। लेकिन रक्त का अगर प्रतिशत पूछा जाता है तो वहां पे 45% बताना होता है। लेकिन अगर कणिकाओं के संदर्भ में पूछा जाता है तो वहां पे आपको 100% बताना है। अब प्रश्न देखिए, आरबीसी कुल रक्त कणिकाओं का, कुल रक्त कणिकाओं का मतलब है इसके 100% में से, कुल रक्त कणिकाओं में से इस आरबीसी का कितना प्रतिशत होता है? तो बात करें इस आरबीसी की, तो इस 100% का कुल 99%, कुल 99% क्या होती हैं? आरबीसी होती हैं। यानी कि 100% कणिकाओं के अंदर 99% क्या होती हैं? आरबीसी होती हैं। तो आरबीसी कुल रक्त कणिकाओं का 99% होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है? जो कि सीधा उत्तर यहां पे मैंने लिख दिया है, हीमोग्लोबिन। ये एक वर्णक भी है, और इसके कारण जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है? ब्लड क्या हम इसको आरबीसी कहें, जो आरबीसी होते हैं उस आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगर प्रश्न यूं पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का रंग लाल नहीं होता क्यों? डब्ल्यूबीसी का रंग लाल नहीं होता क्यों? तो वहां पे आप उत्तर दोगे कि हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता, और जब ये नहीं होता है तो लाल होने का कोई सवाल ही नहीं है। डब्ल्यूबीसी लाल नहीं होती है, रंगहीन होती है इसके कारण। नेक्स्ट प्रश्न 67 पे है, किस रक्त कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं? किस रक्त कणिका में केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है?
आरबीसी में नहीं होता, प्लेटलेट्स में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, इस डब्ल्यूबीसी के अंदर विद्यार्थियों जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो प्रेजेंट होता है। किसमें? डब्ल्यूबीसी में। इसलिए इस प्रश्न के लिए कि केंद्रक किस कणिका में होगा, तो केंद्रक युक्त कणिका की बात करें, केंद्रक युक्त कणिका, तो केंद्रक युक्त कणिका हमारी हो जाएगी डब्ल्यूबीसी। निम्न में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक कोशिका है? अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं लिख दी हैं, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और बिंबाणु। आपको बताना ये है कि इन कोशिकाओं में से प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक कोशिका, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन सी होगी? तो उत्तर यहाँ पे आएगा विद्यार्थियों सीधा का सीधा लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है वो प्राथमिक कोशिका है जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। लिम्फोसाइट प्राथमिक कोशिका है जो क्या उत्पन्न करती है? प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। तो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक कोशिका है? तो उत्तर आ जाएगा हमारा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की अगर विद्यार्थियों बात करें तो मोनोसाइट कोशिकाएं महाभक्षक कोशिका कहलाती हैं। न्यूट्रोफिल जो है वो सर्वाधिक मात्रा में, न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट को महाभक्षक कोशिका कहते हैं। न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक कोशिका है। और बिंबाणु को हम कहते हैं रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिका, रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिका। एक बार वापस से इस प्रश्न को समझिए। प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन हो जाएगी? लिम्फोसाइट हो जाएगी। महाभक्षक किसको कहेंगे? मोनोसाइट को कहेंगे। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? न्यूट्रोफिल होती है। बिंबाणु का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। प्लीहा, लाल अस्थि मज्जा, लसिका पर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए निर्माण नहीं पूछा है। लाल रुधिर कणिकाओं का मतलब है आरबीसी। इस आरबीसी का विनाश पूछा है। इस आरबीसी ये नष्ट कहाँ होती हैं ये पूछा है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें आरबीसी की नष्ट होने की, तो आरबीसी जो है वो विद्यार्थियों कहाँ नष्ट होती हैं? प्लीहा के अंदर नष्ट होती हैं, या इसको हम कहते हैं स्प्लीन। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं या प्लीहा कहते हैं, जहां पर आरबीसी नष्ट होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है, जो आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है। अगर यहाँ पे बी ऑप्शन की बात करें, लाल अस्थि मज्जा की, तो यहाँ पे तो निर्माण होता है आरबीसी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। आरबीसी का यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। बाकी यहाँ पे ये उत्तर रह जाएगा प्लीहा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है? बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा है।
श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का भाग कौन नहीं है, ये पूछा है। बी लिम्फोसाइट, श्वेत रक्त कणिका का भाग बिल्कुल ये भाग है, बेसोफिल भाग है, मोनोसाइट भाग है, लेकिन बिंबाणु WBC का भाग नहीं है बल्कि ये कणिका का भाग है। इसलिए 69 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर A व B दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपको ये पूछे रक्त समूह पूछे और आपको प्रतिजन दिए हुए हो, और मैं यहां पे लिख देता हूं रक्त समूह, रक्त समूह, प्रतिजन दिए हुए हो, प्रतिजन दिए हुए हो तथा आपको रक्त समूह का पूछे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या कहाँ है? A व B दोनों हो। यहाँ पे मैं लिख जो रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखना, अच्छे से समझने का प्रयास करना। यहाँ पे मैंने लिखा प्रतिजन A, तो विद्यार्थियों ब्लड ग्रुप भी A होगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रतिजन B, विद्यार्थियों ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? B होगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्रतिजन A व B दोनों, तो ब्लड ग्रुप AB होगा। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा कोई प्रतिजन नहीं, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप O होगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देख लीजिए कि रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर यानी कि RBC पर जब A व B दोनों हो, यहाँ पर देखिए ये A व B दोनों आ रही है, और A व B दोनों होते हैं तो वहाँ पे रक्त समूह क्या हो जाता है? AB हो जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों तो गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा AB। तो जब RBC पर प्रतिजन A भी हो और प्रतिजन B भी हो तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71वां, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? मनुष्य के लिए बात की गई है, सीधी सी बात है, मनुष्य के लिए बात की गई है। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दो बार रक्त हृदय से गुजरता है। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ये पहले मैं इसी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं के अंदर जो रक्त का फॉर्मेशन होता है वो प्लीहा में होता है। लेकिन अगर विद्यार्थियों वयस्कों की बात की जाती है तो इनमें रक्त का फॉर्मेशन कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? प्लीहा हो जाएगा। प्लीहा जो है ये जस्ट यहाँ पे, स्प्लीन कहाँ होता है? ये देखिए यहाँ पे आमाशय है, आमाशय के पीछे अग्नाशय है, अग्नाशय के पीछे की तरफ इसका ये जगह है स्प्लीन, ये स्प्लीन यहाँ पे होता है। ये स्प्लीन की स्ट्रक्चर है, ये स्प्लीन का आंतरिक काट है। ये जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये स्प्लीन का आंतरिक काट है, ये स्प्लीन की बाह्य संरचना है, और स्प्लीन की ये क्या है? ये स्थिति है। कहाँ होती है? ये लगभग आमाशय के पीछे या अग्नाशय के पीछे की तरफ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से किस कोशिका या कणिका की संख्या रक्त में पाई जाने वाली WBC में सबसे अधिक होती है? WBC में सबसे अधिक होती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कणिका होती है उस कणिका को 3 भागों में बांटते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसके अंदर जो विद्यार्थियों WBC होती है, WBC को 2 भागों में बांटते हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु। इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे अधिक पाए जाने की, कणिका और अकणिकाणु को बांटे तो ये लगभग 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो विद्यार्थियों क्या पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, न्यूट्रोफिल पाई जाती है।
प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त कितने समूहों में विभक्त किया गया है। थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 4 हो गए। किसकी उपस्थिति के आधार पे मैंने बताए थे? प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे बताए थे। 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आज की इस क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न है, हृदय की गतिविधियों की गति का निर्धारण कौन करता है? हृदय गति की गतिविधियों का निर्धारण कौन करता है? हृदय की गतिविधियों की गति का निर्धारण कौन करता है? तो उत्तर आएगा हमारा पेसमेकर। महाशिरा जो होती है विद्यार्थियों, ये हार्ट है। इस हार्ट के अंदर अशुद्ध रक्त लाने का कार्य विभिन्न प्रकार के अंगों से हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त लाने का कार्य कौन करता है? महाशिरा करती है। जो माइट्रल कपाट होते हैं, ये माइट्रल कपाट का काम है कि जो रक्त है वो वापस विपरीत दिशा में नहीं जाए। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर विद्यार्थियों हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। ये बिल्कुल एक अपवाद स्वरूप याद रखोगे। अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है किसके अंदर? फुफ्फुसीय धमनी के अंदर। क्योंकि हमेशा धमनी के अंदर कैसा रक्त बहता है? हमेशा धमनी के अंदर तो विद्यार्थियों शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर हम बात करें फुफ्फुसीय धमनी की, तो फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। धमनी आते ही आप कहोगे कि सर इसमें शुद्ध रक्त बहेगा, शिरा आते ही आप कहोगे कि सर इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इन दोनों के आगे जो ही फुफ्फुसीय शिरा या फुफ्फुसीय धमनी बनेगा तो आप उसका ऑपोजिट कहोगे। धमनी में शुद्ध है, फुफ्फुस लगते ही इसमें क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त होगा। अशुद्ध रक्त ये कहाँ पहुंचाता है? तो जब फेफड़ों में अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा लाया जाता है, जब अंगों से हृदय के अंदर महाशिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त को लाया जाता है, तो इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक वापस से ऑक्सीकृत करने के लिए भेजा जाता है। किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। लेकिन इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या हो जाएगा? पेसमेकर हो जाएगा, जो कि हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। इस क्लास को हम आगे अगले लेक्चर के अंदर जारी रखेंगे। अगर आपको यहाँ से वीडियो समझ में आ चुका है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।